डोरबेल बजने की आवाज से तन्वी अलसाती हुई उठी दरवाजा खोलने के लिए। क्या हुआ दीदी, आज आप अभी तक तैयार नहीं हुई ऑफिस जाने के लिए? घर में घुसते हुए मीनू ने पूछा। हाँ वो आज सिर थोड़ा भारी हो रहा है और दर्द भी कर रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है जाने का। तन्वी ने मीनू को उसके सवाल का जवाब दिया। अच्छा सुन, बाकी काम बाद में कर लेना, पहले मेरे लिए अदरक वाली कॉफी बना दे। आज चाय पीने का मन नहीं है मेरा, तुझे पीनी हो तो तेरे लिए बना लेना, और कुछ नाश्ता भी बना ले। मैं अभी रूम में ही जा रही हूँ, वहीं ले आना। तन्वी ने बिना मीनू की तरफ देखे ही उसे कहा। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए मीनू किचन में चली गई और तन्वी अपने रूम में आकर तन्वी अपनी आंखें मूंदकर आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। आज उसका कुछ करने का मन नहीं है, ना किसी से बात करने का मन है। मीनू नहीं आती तो शायद आज वह रूम से बाहर भी नहीं जाती। उसके अलावा इस घर में मीनू ही तो है जो आती है, उसका सब काम करती है और अपनी सारी बातों का पिटारा उसके सामने लेकर बैठ जाती है। तन्वी को भी उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था, पर आज उसका मन बिल्कुल विचलित है। वो अपने आप से ही कह रही है, ये सब फिर से क्यों? जिन चीजों से वो हमेशा दूर रहना चाहती है, वो सब फिर से उसकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। इतने लंबे समय के बाद किसी पर भरोसा कर दोस्ती की थी, और उसने भी आखिर क्यों? वो अपनी जिंदगी के दिए जख्मों को नहीं भुला पाई है। आज वो सब फिर से याद आ रहा है, जिसे वो हमेशा के लिए भुला देना चाहती है। लगभग 10 से 11 साल पहले जब तन्वी अपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, तब वो कितनी चंचल और खुश मिजाज हुआ करती थी। घर में 2 भाइयों की इकलौती बहन, और ऊपर से छोटी भी, सबकी लाडली थी। परदादी की तो जैसे जान बसती थी उसमें। खूबसूरत भी इतनी कि कॉलेज में हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। झील सी गहरी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, काले घने लंबे बाल, दूध सा उजला रंग, उस पर दोनों गालों में पड़ते गड्ढे, एक मुस्कान से ही किसी को भी आकर्षित कर ले। कॉलेज में सब उसे डिम्पल गर्ल बुलाते थे। रोहित भी उसकी क्लास में ही था। देखने में ठीक ठाक दिखता था और पढ़ने में भी ठीक ही था। उसे भी तन्वी अच्छी लगती थी, पर उसकी तन्वी से कभी बात भी नहीं हो पाई थी। इस बार वो कुछ दिन कॉलेज नहीं आ पाया था, तो उसने सोचा कि नोट्स बनाने के लिए तन्वी से पूछता हूँ, क्योंकि तन्वी बाकी चीजों के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे ही थी और सबकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहती थी। रोहित। हेलो तन्वी, आई एम रोहित, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। तन्वी। हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए? रोहित। वो क्या है कि अभी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ पा रहा था, इसलिए मुझे नोट्स और असाइनमेंट बनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे दोगी? तन्वी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट की डिटेल्स भी मैं तुम्हें समझा दूंगी। इतना कहकर तन्वी मुस्कुराकर वहां से चली गई, और रोहित भी खुश हो गया कि एक तो उसकी नोट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और दूसरा आज उसकी तन्वी से बात भी हो गई। दिन बीत रहे थे और साथ में तन्वी और रोहित की ज्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत दोस्ती तो हो गई थी। कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले थे, सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तन्वी और रोहित ने रोमियो जूलियट प्ले के लिए अवार्ड दिया और दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। प्ले की रिहर्सल करते करते कब उनकी केमिस्ट्री रियल में अच्छी हो गई, तन्वी को पता ही नहीं चला, और फाइनल ईयर आते आते रोहित ने तन्वी को प्रपोज भी कर दिया, और तन्वी ने भी बिना देरी किए एक्सेप्ट भी कर लिया। वो कहते हैं ना, जो प्यार में होता है उसे फिर बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही जो तन्वी हमेशा कहा करती थी कि मुझे नहीं पड़ना इन प्यार व्यार के चक्करों में, अब वो ही इश्क के समंदर में कूद गई थी। अब तो तन्वी अधिकतर रोहित के ख्यालों में खोई रहती। काम कुछ और करना होता कर कुछ और देती, और फिर खुद पे ही हंस देती। घर में भी सभी को उसका ऐसा बदला हुआ व्यवहार महसूस तो होने लगा था, पर सभी को यही लगता कि फाइनल ईयर है, इसलिए पढ़ाई का ज्यादा सोचने लगी है। बेटा आज तू कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाना। एक दिन माँ ने तन्वी को नाश्ता देते हुए कहा। सुन तनु, तन्वी ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। क्यों माते, आज हमें कहीं चलना है क्या? जरूर, आपकी पसंद की मूवी के लिए जाना होगा आपको, है ना? नहीं, मुझे कोई मूवी देखने नहीं जाना है। अच्छा तो फिर पक्का शॉपिंग का प्लान होगा आपका। चलो अच्छा है, मैंने भी बहुत दिन से कुछ लिया नहीं था। अरे तू तो मुझे कुछ बोलने देगी या अपने मन से ही सब सोचती रहेगी? कल रात को तेरे पापा ने बताया है कि तेरे फूफा जी की बहन और उनका बेटा आज सब लोग शाम में आने वाले हैं, इसलिए तू जल्दी आ जाना। अच्छा, पर वो सब क्यों आ रहे हैं? तन्वी ने पराठा रोल बनाकर खाते हुए पूछा। अरे मेरी लाडो,
वैसे तो मिलने ही आ रहे हैं, पर वो फूफा जी की बहन अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हैं। तेरे पापा बता रहे थे, बड़ा ही हैंडसम लड़का है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता है, अच्छा खासा कमा लेता है और फिर घर बार और खानदान भी सब अच्छा है। तो फूफा जी ने कहा कि भाई एक बार हमारी तनु से भी मिल लो। तनु बीच में ही बोल पड़ी, तनु से भी मिल लो, इसका क्या मतलब हुआ? मुझसे मिलकर क्या करना है? देखो माँ, अगर वो किसी और मतलब से आ रहे हैं तो मैं बता दूं, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। फाइनल ईयर चल रहा है मेरा और आगे भी पढ़ना है मुझे। और फूफा जी भी गजब करते हैं, किसी को भी ले आएंगे क्या? मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे मिलने को ही तो कह रहे हैं ना, अभी शादी थोड़े ना कर रहे हैं। तू मिल तो ले, शादी तो तुझे पसंद आएगा तभी करेंगे, और वो भी तेरे एग्जाम के बाद। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। तनु थोड़ा गुस्से में बोली, पर फिर उसे दादी ने समझाया तो वो दादी की बात को टाल ना सकी और जल्दी आने का बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसने ये बात रोहित को बताई। रोहित भी सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और फिर उसने तन्वी को समझाया, कहा कि वो आज जल्दी घर चली जाए। तन्वी का मन आज कॉलेज में नहीं लग रहा था। पूरा टाइम यही सोचती रही कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो 2 लेक्चर छोड़कर जल्दी घर आ गई और माँ से बोली कि सिर दर्द कर रहा है, इसलिए अभी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। माँ ने भी कहा, हाँ हाँ, अभी तू थोड़ी देर आराम कर ले, मेहमान तो वैसे भी शाम में आएंगे। शाम को तन्वी को उसकी दादी ने तैयार किया। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था, बालों में ऊपर क्लचर लगाया और बाकी ऐसे ही खुले रहने दिए। मेकअप के नाम पर आंखों में थोड़ा काजल और लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई थी। बस फिर भी भला की खूबसूरत लग रही थी। दादी उसको देखते ही बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, तुझे तो कोई मना कर ही नहीं पाएगा। क्या दादी, अब आप शुरू मत हो जाओ, मुझे नहीं करनी अभी शादी। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी जान, चल अब बाहर चल, थोड़ी देर माँ की भी मदद कर देते हैं, दिन भर से लगी है काम में। अच्छा वैसे तो उनसे लड़ती रहती हो, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको। हाँ, अरे वो तो हमारी नोकझोंक है, वो ना हो तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। तू ये सब अभी नहीं समझेगी। चल अब जल्दी नीचे, लगता है मेहमान आ गए हैं। ये अच्छा तू रुक, मैं पहले जाती हूँ, तू थोड़ी देर बाद आना। दादी उसे रूम में छोड़कर नीचे चली गईं और थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज लगाकर नीचे बुला लिया। नीचे आकर वो अपनी बुआ से मिली और फिर अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने उसे चाय की ट्रे पकड़ा दी, जिसे वो बिना मन के मेहमानों के लिए लेकर आई थी। उसने सबको चाय दी, पर एक बार भी नजर उठाकर लड़के को नहीं देखा। वो वहां से जाने को हुई कि फूफा जी ने कहा कि तनु बेटा, जरा मनु को अपना घर तो दिखा लाओ। उसने हाँ में सिर हिलाया, पर मन में तो फूफा जी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था। खुद से ही बोल रही थी, खुद ही क्यों नहीं दिखा लेते अपने मनु को ये घर, और घर देखकर क्या करेगा ये। पर सामने कुछ बोल ना सकी। अब वो आगे आगे चल रही थी और मनु उसके पीछे पीछे साथ में बताती भी जा रही थी, ये दादी का कमरा है, ये पूजा घर है, उधर किचन है, पीछे की साइड में खुला आंगन है। वो और भी बोले जा रही थी कि मनु ने उसे टोक दिया। जी, वो मामा जी का घर दिखाने से ये मतलब था कि मैं आपसे और आप मुझसे कुछ बात कर पाए। मैंने नोटिस किया कि आपने तो शायद अभी तक मुझे देखा भी नहीं है। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, ये मेरे बारे में कुछ पूछ लीजिए। मैं ये किचन और आंगन देखकर क्या करूँगा? वो बोल ही रहा था कि तन्वी ने बिना उसकी ओर देखे बीच में ही बोल पड़ी, देखिए मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज आप कोई भी बहाना बनाकर इस रिश्ते से मना कर दीजिए। आप खुद क्यों नहीं मना कर देती हैं? मैं क्या बहाना बनाऊंगा? मुझे तो आप पसंद हैं, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, पर आप कर सकते हैं, कह दीजिएगा कि मैं आपको पसंद नहीं आई। इतना कहकर तन्वी वहां से चली गई और रूम में आकर उसने रोहित को कॉल किया। हेलो रोहित, जैसा तुमने कहा था मैंने उस लड़के को बोल दिया है, वो इस रिश्ते से मना कर देगा। तन्वी ने रोहित को कॉल करके सब बताया। उसके बाद वो फिर नीचे आ गई। वहां आकर उसने देखा कि उस लड़के मनु को छोड़कर सभी बैठे हैं। सब अपने मन में राहत की सांस ली। फिर फूफा जी को ये कहते सुना कि कोई जरूरी कॉल आ गया, इसलिए वो चला गया है। तो तन्वी ने सोचा कि शायद मेरी बात का बुरा मान कर चला गया, चलो अच्छा ही हुआ, अब वो इस रिश्ते के लिए ना ही कर देगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। फिर वो आराम से सबके बीच बैठ गई। फूफा जी हर दूसरी तीसरी बात में अपने भतीजे के तारीफों के पुल बांध रहे थे। इतना जिम्मेदार है, ये है वो है, उफ ये फूफा जी
थकते भी नहीं है इतना बोलने में। ये सब वो सोच ही रही थी कि अब फूफा जी की बातों का पॉइंट उस पर आ गया। क्यों तनु बिटिया, कुछ बात की तुमने मनु से? अरे बोलने में भी बहुत सीधा है मेरा मनु तो। और कुछ सोचा क्या तुमने उसके बारे में? तन्वी को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कहाँ आकर बैठ गई मैं यहाँ। ये फूफा जी का बस चले तो एक निबंध ही लिख डाले अपने भतीजे पर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अब वो बोल ही रही थी, जी फूफा जी वो। इतने में माँ आ गई गर्मा गर्म पकौड़े के साथ, और फूफा जी का ध्यान उस पर से हटकर पकौड़ों पर चला गया और वो धीरे से बोली, इन पकौड़ों ने तुझे बचा लिया तन्वी। फूफा जी और उनकी फैमिली के जाने के बाद रात में डाइनिंग टेबल पर भी मनु पुराण चलता रहा। पापा सभी को बोल रहे थे लड़का बड़ा काबिल है। दादी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे भी समझदार ही लगा। परिवार भी देखा भाला है। इन सब बातों से तंग आकर तन्वी ने अपनी माँ से कहा, लगता है आप लोग का पेट तो आज बातों से ही भर जाएगा, पर मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। उसकी इस बात पर सभी को हंसी आ गई। 3-4 दिन के बाद उसे दादी ने बताया कि आज फूफा जी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि उस दिन उस लड़के को जो कॉल आया था उसके ऑफिस से था। अभी उसे 1-1.5 साल के लिए विदेश जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वो शादी को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। और तुम्हारी भी पढ़ाई चल ही रही है, इसलिए वो वहां से आने के बाद आगे की बात करेंगे। ये सब सुनकर तो जैसे तन्वी की बाँछें खिल गईं। उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि चलो लड़का समझदार निकला। आखिर उसने उसकी बात मान ही ली और शादी से मना कर दिया। इधर रोहित ने भी तन्वी से शादी के लिए कहा कि एग्जाम के बाद तो कोई जॉब कर लेगा और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। तुम अपने घर वालों से एक बार बात कर लेना। मेरे यहाँ तो सिर्फ मेरी माँ है और वो भी गांव में रहती है, इसलिए उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। तन्वी को रोहित की सभी बातें सही लग रही थीं। टाइम यूं ही निकल रहा था और अब उन लोगों के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए थे। लास्ट पेपर के दिन दोनों ने डिसाइड किया कि पहले तुम अपने घर में बता दो, फिर मैं उनसे आकर मिल लूंगा। तन्वी ने जैसे ही घर में सबको बताया, पहले तो भूकंप सा झटका लगा। पहले तो कोई कुछ सुनने को तैयार ही ना था, पर उसको रोता हुआ देखकर दादी ने कहा कि एक बार देख लेते हैं लड़के को, अगर ठीक लगा तो ही आगे बात करेंगे। तन्वी ने सारी बातें रोहित को बताई और उसको कल अपने घर आने को भी बोल दिया। अगले दिन रोहित घर आया तो तन्वी के दोनों भाइयों को उसे देखते ही उस पर गुस्सा आया, पर दादी की वजह से दोनों चुप रहे। रोहित को देखकर तो दादी भी धक्के से रह गईं कि ये तन्वी ने किसे पसंद कर लिया। इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी और ये लड़का तो देखने में एवरेज ही है उसके सामने। माँ और पापा की भी इस मामले में सेम राय थी, फिर भी तन्वी की खातिर उससे बातचीत की उन लोगों ने। और उसके जाने के बाद सब एक साथ तन्वी पर फट पड़े। अरे तूने क्या देखकर उसको पसंद किया है? ना तो वो देखने में तेरी बराबरी का है, न ही कोई ढंग की नौकरी करता है, न ही घर बार का कुछ पता है और न ही हमारी जाति का है। माँ तो सिर ही पकड़कर बैठ गई थी। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस लड़के ने मेरी बेटी पर, जो इसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खैर किसी की बात का कोई असर तन्वी पर नहीं था। वो कहते हैं ना कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। यही हाल तन्वी का था। सबने उससे कहा कि पहले अपनी आगे की पढ़ाई कर ले, फिर शादी का सोचना। पर उसके लिए भी रोहित ने उसे तैयार कर लिया था कि वो शादी के बाद आगे की पढ़ाई कर लेगी। आखिरकार सबने उसकी जिद के आगे हार मानकर उसकी शादी एक साधारण से समारोह में कर दी। वैसे तो सबको उसकी शादी को लेकर बड़े अरमान थे। पापा और दादी उसकी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते थे, पर उनके वो अरमान दिल में ही रह गए। 22 साल की उम्र में शादी करके तन्वी रोहित के घर आ गई। 2 कमरों के इस घर में तन्वी को पहले तो अपने बड़े से घर की याद आ गई, पर फिर भी वो खुश थी कि उसे उसके प्यार का साथ मिल गया था। तन्वी की सास थोड़े दिन तक उन लोगों के साथ रही, फिर अपने गांव लौट गईं। अब घर की जिम्मेदारी तन्वी पर थी। अपने घर तो उसने कभी काम किया ही नहीं था। यहाँ भी अभी तक सासू माँ की मदद कर दिया करती थी, पर अब सब उसे ही करना था। पर फिर वो ये सोचने लगी कि धीरे धीरे ये सब भी वो सीख ही जाएगी। और फिर रोहित तो है ही उसके साथ में। उसे ख्याल आया जब से वो यहाँ आई है उसके घर में दादी से और बाकी सबसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई है। ये सोचकर वो अपने घर पर फोन करती है। वो अपनी दादी से बात ही कर रही होती है कि रोहित घर आ जाता है। 5-10 मिनट वो इंतजार करता है,
तन्वी अब फोन रखेगी, पर तन्वी इतने दिनों के बाद बात कर रही थी तो उसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहित उसके पास गया और उसको पीछे से हक करते हुए उसने तन्वी से फोन ले लिया और कट कर दिया। कब तक फोन पर लगी रहोगी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अरे पर दादी थी लाइन पर, वो क्या सोचेंगी? तुमने ऐसे ही फोन कट कर दिया तो? अरे कुछ नहीं सोचेंगी, वो समझ जाएंगी कि उनकी पोती अपने पति के साथ बिजी है। और वो हंसने लगा। इधर दादी सोच रही थी कि अचानक से फोन क्यों कट गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो। तन्वी की शादी को 2-3 महीने बीत चुके थे। थोड़ा बहुत काम करना तो वो सीख ही गई थी। उसने रोहित से कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए बात की तो वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला कि इस साल तुम ड्रॉप ले लो मेरी जान, और नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर देना। अब देखो मेरी जॉब अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक साथ इतना बर्डन ले पाऊं। फिर तुम भी अभी घर का काम सीख ही रही हो। तन्वी का मन तो बहुत था पढ़ने का, पर वो रोहित की बात टाल ना सकी। तन्वी ऐसी कोई भी बात करती तो रोहित उसे ऐसे ही प्यार से बात करके मना लेता था। कई बार तन्वी का मन नहीं मानता था, पर फिर भी अपने प्यार की खातिर वो मान जाया करती थी। कभी कभी उसे रोहित का बिहेव अजीब लगता था, पर जब वो उसे गले से लगाकर प्यार से बातें करता तो वो सब भूल जाती। पहले जब वो घर में अकेली होती थी तो अपने घर फोन लगा लिया करती थी। फिर एक दिन रोहित ने उसे नई सिम कार्ड लाकर दे दी, ये कहते हुए कि तुम्हारे नंबर पर कोई अच्छा रिचार्ज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नई सिम ले आया हूँ। पर इसमें अभी आउटगोइंग कॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़े दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा फिर मैं अपने घर पर दादी से और सबसे बात कैसे कर पाऊंगी? और इसका नंबर क्या है? अरे मेरी जान, तुम्हें जब भी घर पर किसी से बात करनी हो तो तुम मेरा फोन यूज कर लेना। और रही बात नंबर की, तो मैं चाहता हूँ ये नंबर कुछ दिन सिर्फ मेरे पास रहे। फिर वो थोड़ा रोमांटिक होते हुए बोला कि हमारी लव स्टोरी में ये वाली प्राइवेसी वाली कमी रह गई थी, इसलिए थोड़े दिन इसे एंजॉय करते हैं। फिर मैं तुम्हें नंबर बता दूंगा, तुम सबको दे देना। ये ऐसी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? मुझे तो ये प्राइवेसी का लॉजिक कुछ समझ ही नहीं आया। अरे तुम ज्यादा मत सोचो मेरी जान, बस ये समझ लो कि हमारी लव स्टोरी में जो थोड़ी बहुत चीजें छूट गई थी वो सब अब हम शादी के बाद भी पूरी कर रहे हैं। तुम यही सोचना कि तुम चोरी छुपे मुझसे बातें कर रही हो। अब तो तन्वी के लिए अकेले दिन काटना मुश्किल हो गया था। न घर में कोई बात करने वाला था, न आस पड़ोस में कोई ऐसा था जिससे वो बात कर सके, न ही पढ़ने को कुछ था, और ऊपर से फोन भी डब्बा ही हो गया था जिस पर सिर्फ रोहित का ही फोन आता रहता था। अपने घर पर भी ज्यादा बात नहीं कर पाती थी अब वो। एक तो रोहित शाम में देर से घर आता और फिर उसके सामने वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। एक दिन सुबह जब रोहित ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था तब तनु ने उसे टिफिन देते हुए कहा, सुनो रोहित, आज मुझे दादी की और बाकी सभी लोगों की बड़ी याद आ रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। वैसे भी मैं दिन भर यहाँ बोर ही हो जाती हूँ। अभी मैं चली जाती हूँ, शाम को तुम मुझे लेते हुए आ जाना। रोहित थोड़ा आश्चर्य से, अरे तुम्हें जाना था तो मुझे रात में बता देती ना, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता और तुम्हें मिलवा लाता। अभी तो मुझे लेट भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं जा पाऊंगा। या फिर ऐसा करते हैं, मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ले चलूंगा। तन्वी, नहीं रोहित, इतनी चिंता मत करो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। और ये शहर कौन सा नया है मेरे लिए, पहले भी मैं अकेले ही आती जाती थी। अब देखो मैं हर बार तुम्हारे साथ जाती हूँ और थोड़ी देर में ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि तुम वहाँ कंफर्ट नहीं हो पाते हो। इसलिए अगर मैं अभी जाऊंगी तो आज मुझे उन लोगों के साथ दिन भर रहने को भी मिल जाएगा। रोहित थोड़ा परेशान सा घड़ी देखते हुए, अरे यार कैसे जाओगी तुम, लेट नहीं हो रहा होता तो मैं चलता तुम्हारे साथ। तन्वी, अरे मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ। रोहित, मन तो नहीं है मेरा, पर ठीक है तुम्हारा मन है तो चली जाओ। रोहित ऑफिस चला जाता है और तन्वी अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही घर पहुंची दादी तो उसे देखते ही सरप्राइज हो गईं और दौड़ते हुए उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शादी के बाद यहाँ उसका आना बहुत कम ही हो गया था और अकेले तो वो आज पहली बार ही आई थी। दादी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, कैसी है मेरी बच्ची तू, आज इतने दिनों के बाद तुझे याद आ गई हमारी। हाँ, कहाँ तो दिन भर चटर पटर करती रहती थी और अब देखो ना तो मिलने आती है और ना ही ठीक से फोन करती है। कहते कहते दादी की आंखें नम हो गईं। अरे दादी,
आप मेरे आने से खुश हो रही हो या दुखी? हाँ, खुश होने पे कोई ऐसे आंखें भिगोता है क्या? अब अंदर भी चलो, मेरी प्यारी दादी। कितना मिस किया है मैंने आपको। आज हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। दादी, अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं मेरे, जो तुझे देखकर आंखों से अपने आप झलक गए। और बातें तो मुझे भी बहुत करनी है तुझसे, पर मुझे लगता है आज तो तुझे टाइम ही नहीं मिलने वाला। तन्वी, क्यों दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? दादी, तू अंदर तो चल। जैसे तूने हमें सरप्राइज दिया है, वैसे ही तू खुद भी सरप्राइज होने वाली है। वैसे एक बात तो बता, हंसते हुए, तेरे उस खड़ूस पति ने आज तुझे सुबह सुबह छोड़ कैसे दिया? तन्वी, क्या दादी आप भी अभी भी मुझे छेड़ रही हो? तन्वी को अचानक से देखकर सभी बहुत खुश हो गए। माँ ने भी तन्वी को अपने सीने से लगा लिया और उनके भी खुशी वाले आंसू छलक गए। तन्वी, आज क्या बात है, पहले मेरी मदर इंडिया के और अब मेरी माता रानी के, दोनों के आंसू छलक रहे हैं। हम माँ ने धीरे से उसके सर में चपत लगाई। अब बेटी इतने दिनों के बाद मिलने आएगी तो माँ का तो यही हाल होगा ना। तन्वी, हाय, आपकी ये इमोशनल डायलॉग। तन्वी हंस देती है और बाकी सब लोगों को भी हंसी आ जाती है। अच्छा दादी, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? अरे वो सरप्राइज हम हैं, हम। जरा अपनी नजरों से घुमाने का कष्ट तो करो बालिके तनु। आवाज सुनकर तन्वी ने सोचा, आवाज तो जानी पहचानी सी है, कौन होगा ये? उसने पलटकर देखा और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुंह बंद कर लो बालिके, वरना तुम्हारे मुंह में मच्छर प्रवेश कर जाएगा। और वो जोर से हंसने लगता है। सोमू के बच्चे, तू कब आया? हाँ, तनु खुशी से उछल पड़ती है। पर क्या कहा तूने? मुझे अभी बालिके, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बड़ा बाबा बन रहा है। हम तनु उस पर कुशन फेंकती है। अरे बस बस, तुम दोनों कभी नॉर्मली नहीं मिल सकते हो क्या? अरे भैया, इसे भी तो कहिए, ये भी तो मुझे चिढ़ा रहा है और इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये आने वाला है। हाँ हाँ भैया, जैसे बस मैं इसे ही चिढ़ाता हूँ, ये तो कुछ कहती ही नहीं है। और कैसे बताता कि मैं आ रहा हूँ? फोन तो बंद है इसका। हाँ, ऑटो रिक्शा में लाउड स्पीकर लगाकर गली गली घूमकर अनाउंसमेंट जरूर करवा सकता था। ये बात तो इसकी सही है तनु, तेरा नंबर तो बंद है और ये तेरा दूसरा नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके पास कहाँ से होगा? तनु अब चुप हो गई और मन में बोली, ये नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। अरे कहाँ खो गई तनु की बच्ची? तेरी तो बोलती ही बंद हो गई है मोटी। कहीं नहीं खोई, यही हूँ। और बता, कैसा है तू? इस बार इतने दिनों के बाद आया है। मैं तो हमेशा बढ़िया ही होता हूँ। तू सुना, तेरा क्या हाल है? तेरी आंखें खराब हो गई हैं। कहाँ से मोटी दिख रही हूँ मैं तुझे? माँ, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? दादी, अरे ये दोनों तो बचपन से ऐसे ही हैं। इनका ये लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहेगा। तू चल रसोई में, आज हम दोनों मिलकर मेरी तनु की पसंद का सारा खाना बनाएंगे। दोनों वहां से किचन में चली जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं कि आज कितने दिनों के बाद घर में इतनी रौनक है। और बता तनु मोटी, शादी के बाद तेरी लाइफ कैसी चल रही है? और ये तेरे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? देख सोमू के बच्चे, पहले तो तू मुझे मोटी बुलाना बंद कर, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और ये बता, कब आया तू यहाँ? और ये मोबाइल कम डब्बा ज्यादा है, इसमें अभी सिर्फ इनकमिंग ही है। रोहित ने लिया था, तब बताया था कि आउट गोइंग कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी। शायद सिम कार्ड का कोई इश्यू है। मुझे तो यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं। अभी मेरी 15 दिन की छुट्टियां भी हैं, तो सोचा यहीं आ जाता हूँ। काफी टाइम से आना ही नहीं हो पाया था। फिर आकर पता चला कि तेरा मोबाइल भी बंद है। ला, मुझे दिखा तेरा ये फोन। जहाँ समस्या है वहाँ सोहम बाबा है। हा हा हा। तनु अपना फोन सोहम को देकर माँ और दादी के पास चली गई। उधर ऑफिस में रोहित का ठीक से मन नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि आज अचानक से तनु अपने मायके क्यों गई है। सच में उसे सबकी याद आ रही थी या कोई और बात है? वो कॉल भी करता है पर फोन नो आंसर हो जाता है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो यही सोचता है कि कब शाम हो और कब वो वहां जाए। इधर सोहम थोड़ी देर में तनु को उसका मोबाइल देता है और बोलता है, ये ले, हो गया तेरा फोन सही। वैसे तो उसमें कोई समस्या थी ही नहीं, पर अब मेरे हाथ लग गए हैं तो आगे भी कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा सुन, इस पर रोहित का कॉल आ रहा था। मैं तुझे देने आया तब तक फोन कट हो गया, बट तू अब कॉल बैक कर ले। तनु थोड़ा आश्चर्य से उसे देखती है। अरे इतने आश्चर्य से मत देख, मैंने तेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉल बैक कर ले। और सुन, तेरा नंबर भी ले लिया है मैंने और अपना नंबर सेव भी कर दिया है तेरे फोन में, और घर में बाकी सबको भी तेरा नंबर सेंड कर दिया है। तनु खुशी से बोलती है, थैंक यू सो मच सोमू, ये तूने कैसे किया?
पर मैं अभी रोहित को कॉल नहीं करूंगी, इससे मिलकर ही बताऊंगी कि इस फोन की आउटगोइंग स्टार्ट हो गई है। वो भी सरप्राइज हो जाएगा। उस दिन दिन भर यूं ही धमाल मस्ती चलती रही। पापा भी दुकान नहीं गए थे। कुल मिलाकर सभी लोगों ने बहुत दिनों के बाद इतना समय एक साथ बिताया था, इसलिए वक्त का किसी को पता ही नहीं चला और शाम हो गई। घर में सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और हंसी के ठहाकों की आवाज बाहर तक जा रही थी। इसलिए जब रोहित आया तो उसे भी ये मस्ती और हंसी के ठहाकों की आवाज बाहर से ही सुनाई दे रही थी, जिसमें तनु की भी आवाज शामिल थी। सुनते सुनते रोहित अंदर पहुंच गया। उसे वहां देखकर एक पल को सब थोड़ा सा झेप गए, पर फिर तनु बोली, अरे रोहित तुम आ गए। सच कहूं तो आज हम सभी को समय का पता ही नहीं चला। तभी सोहम बीच में बोल पड़ा, वैसे भी हम जहाँ होते हैं वहाँ खुशी का माहौल तो अपने आप बन जाता है। और फिर हंस देता है। रोहित आश्चर्य से पहले सोहम को देखता है, फिर तनु की ओर देखने लगता है। तनु, रोहित ये है सोमू, मेरा मतलब है ये है सोहम, और सोमू ये है रोहित। सोहम रोहित को हेलो करता है और रोहित भी बनावटी मुस्कान के साथ सोहम को हेलो बोलता है। पर उसके दिमाग में ये चल रहा था कि ये आखिर है कौन जिसके साथ तनु इतनी कंफर्टेबल है। पहले तो तनु ने कभी इस बारे में नहीं बताया। रोहित के मन में सोहम को लेकर सवाल उठ रहे थे कि ये आखिर है कौन। तभी तन्वी उसका परिचय करवाती है। तन्वी, रोहित ये सोहम है, मेरे मामा जी का लड़का। वैसे तो मामा जी मामी जी औरंगाबाद में रहते हैं, पर अभी ये अपनी पढ़ाई मुंबई से कर रहा है। अभी इसकी छुट्टियां थीं तो ये यहाँ आ गया। रोहित, अच्छा चलो बढ़िया है। अब चलें तन्वी, लेट हो रहा है ना। माँ, अरे ऐसे कैसे, खाना खाकर जाइए रोहित जी। वो आज शाम में कुछ खा लिया था, इसलिए अभी बिल्कुल भूख नहीं है। चलो तन्वी। तन्वी, हाँ ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। तन्वी जैसे ही जाने को होती है, दादी और माँ उसे गले लगाती हैं और उनकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तन्वी, अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गए। आप दोनों ऐसे करोगे तो कैसे जा पाऊंगी मैं। चलिए अब जल्दी से मुस्कुराइए, अच्छी वाली मुस्कान दीजिए। दोनों मुस्कुरा देती हैं। हाँ ये हुई ना बात। दादी, बेटा तू ऐसे ही आती रहा कर और टाइम से फोन भी कर लिया कर, तो थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा। सोहम, अरे दादी आप इसके कान खींचना अगली बार, अगर ये आपको कॉल ना करे तो। तन्वी, तू चुप कर अभी। ठीक है दादी, मैं सब बात का ध्यान रखूंगी और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। दादी तन्वी का माथा चूम कर उसे विदा करती हैं। रास्ते में तन्वी रोहित से बात कर रही होती है। पता है रोहित, सोमू और मेरी बचपन से खूब पढ़ती है। छुट्टियों में अक्सर या तो हम तीनों भाई बहन मामा जी के यहाँ चले जाते थे या सोमू हमारे यहाँ आ जाता था। हम दोनों तो जितना झगड़ते थे उतना ही एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते थे। सब लोग हम दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोला करते थे। तनु अपने ही धुन में बोली जा रही थी, तुम्हें पता है हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। सोमू सिर्फ 1.5 महीने बड़ा है मुझसे, इसलिए कई बार तो लोग हमको जुड़मा ही समझ लेते थे। तनु को अब हंसी आ जाती है और पता है इतने में रोहित जोर से ब्रेक लगाता है। तनु चिल्लाकर बोलती है, रोहित क्या हो गया। अभी हमारी बाइक उस ट्रॉली से टकराने वाली थी। रोहित गुस्से में, अब तुम्हारा ये जो इतनी देर से पुराण चल रहा है, ध्यान तो भटकेगा ही ना। अपनी ये कथा बाद में भी तो सुना सकती हो ना। और ये क्या पहन रखा है तुमने, कुछ ढंग का पहनकर नहीं जा सकती थी क्या। क्यों, इसमें क्या बुराई है, अच्छी कुर्ती तो है। ये इसकी आस्तीन नहीं देखी क्या तुमने, इतनी खुली हुई है, इसमें तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती क्या। अरे ये तो कोल्ड शोल्डर है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। मैं तो कॉलेज में भी अक्सर ऐसे ही टॉप और कुर्ती पहना करती थी, तब तो तुम्हें ये अच्छी लगती थी। तब की बात और थी, अब मुझे नहीं पसंद ऐसे कपड़े। रोहित ने फिर से बाइक स्टार्ट कर ड्राइव चालू की। तन्वी को रोहित का ऐसे डांटना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। अपने मन में यही कहती है कि अगर ये मेरे बोलने से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो मुझे चुप रहने को बोल देता। इस तरह डांटने की क्या जरूरत थी। और अब इसे मेरी ड्रेस भी पसंद नहीं आ रही। पहले तो इसी ड्रेस की तारीफ किया करता था। और यही सोचते सोचते दोनों घर पहुंच जाते हैं। रोहित, अब कुछ बनाकर भी खिलाओगी या बातों से ही काम चलाना है मुझे। तन्वी थोड़ा आश्चर्य से, पर जब घर पर माँ ने तुमसे पूछा था तब तो तुमने मना कर दिया था। रोहित, हाँ तब मुझे भूख नहीं लगी थी, पर अब लग रही है, और मन नहीं था तब मेरा। अब क्या इस गलती की सजा दोगी मुझे। तन्वी, नहीं, मेरा मतलब तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो, मैं अभी लाती हूँ कुछ बनाकर।
तन्वी किचन में जाकर फटाफट से मैगी बनाकर ले आती है। ये लो गर्मा गर्म मैगी तैयार है। अभी यही एक चीज थी जो फटाफट बन जाती है, इसलिए मैंने सोचा यही बना दूं। रोहित उसके हाथ से प्लेट लेकर खाना स्टार्ट कर देता है। तन्वी उसके पास ही बैठ जाती है और उसकी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। तुम जिस तरह से खा रहे हो उसे देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी। पता है, मुझे भी मैगी बचपन से बहुत पसंद है। बचपन में दिन भर खेलते खेलते जब मुझे और सोमू को भूख लगती थी तो माँ और मामी हमें मैगी ही बना कर देती थी। और पता है, रोहित उसे बीच में टोकते हुए बोला, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज, तो मैं शांति से खा पाऊं। तन्वी थोड़ी देर बाद, तुम आज हर चीज में इतना चिढ़ क्यों रहे हो? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मैं तो बस तुम्हें ये बता रही थी कि समूह ने मेरे मोबाइल पर आउट गोइंग स्टार्ट करवा दी है और घर पर सबको मेरा नंबर भी दे दिया है। तन्वी बोल ही रही थी कि रोहित गुस्से में बोला, क्या जरूरत क्या थी उसे ये करने की? ऐसी क्या आफत आ रही थी तुमको जो बाहर वाले से मदद मांगने चल पड़ी? और तो और अपना नंबर भी बांट आई, जबकि मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कुछ दिन ये नंबर सिर्फ मेरे ही पास रहेगा। फिर भी तुम नहीं मानी तन्वी। पर तुमने ये भी तो कहा था ना कि जब आउट गोइंग शुरू हो जाए तो मैं अपना नंबर घर पर दे सकती हूँ। और वो तो सोमू ने फोन चेक किया, चालू हो गया था तो उसने नंबर ले लिया, वरना 2 महीने से मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? रोहित, तब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो जता रही हो ना। और ये क्या सोमू सोमू लगा रखा है? सोहम, ये सोहम भैया नहीं बुला सकती क्या? वैसे भी बड़ा ही है तुमसे। तन्वी, तुम्हें आज क्या हो गया है रोहित? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम सोमू से क्यों चिढ़ रहे हो। मैं तो बचपन से ऐसे ही रही हूँ उसके साथ। रोहित, बड़े होने के बाद कई चीजें बदल जाती हैं, क्या पता किसके मन में क्या है। तन्वी, तुम क्या कहना चाहते हो? रोहित, मुझे कुछ नहीं कहना। ये लो पकड़ो अपनी मैगी, अब नहीं खाना मुझे, तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया मेरा। रोहित वहां से चला जाता है और तन्वी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि रोहित को क्या हुआ है। फिर वो सोचती है, हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई हो और उसके ज्यादा बोलने के कारण वो इरिटेट हो गया हो। फिर वो खुद से ही बोलती है, तू भी ना तनु, कभी कभी कितना बोलती है। चलो अभी परेशान नहीं करती उसे, पर कल पक्का मना लूंगी। अगले दिन रोहित ऑफिस के लिए निकल गया था। इधर तन्वी ने अपनी माँ को फोन किया, माँ, आज ना मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं ना आज सब कुछ रोहित की पसंद का बनाना चाहती हूँ और आपको तो पता है मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए आप मुझे बताती जाना और मैं बनाती जाऊंगी। माँ मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, तू भी अपने सब काम निपटा ले और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। फिर सोमू के फोन से वीडियो कॉल कर लूंगी तुझे, बाकी और कोई तो रहेगा नहीं दिन में घर पर। तन्वी, ओके माँ, चलो दिन में वीडियो कॉल पर मिलते हैं, बाय। दिन में माँ तनु को कॉल करती है और उसे बताती जाती है कि क्या कैसे बनाना है। उधर रोहित तन्वी को कॉल करता है, लेकिन बार बार उसका फोन बिजी आ रहा है, जिसकी वजह से रोहित को और गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, लगी होगी अपने उस सोमू से बात करने में, इसलिए ही तो उसने नंबर लिया है। यही सोच सोच कर वो मन में सोहम को गालियां देने लगता है। इधर तन्वी रोहित की इस सोच से बेखबर उसे मनाने के लिए तैयारियां कर रही है। माँ से ज्यादा देर बात करने की वजह से उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और मोबाइल बंद हो गया। फोन को चार्जिंग पर लगाकर वो बचे हुए काम निपटाने में लग गई और उसे फोन ऑन करने की याद ही नहीं आई। रोहित उसे बार बार कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लग पाता है और वो तन्वी और सोहम को लेकर दूसरी कल्पनाएं करने लग जाता है। जरूर अब वो मिलने ही आ गया होगा, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। और भी बहुत कुछ वो दिमाग में सोचने लगता है और जल्दी से अपना काम खत्म करके वो घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे देखकर तनु थोड़ा सा चौंकते हुए उससे पूछती है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोहित, क्यों तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? तन्वी, नहीं, मुझे किसका इंतजार होगा, पर तुम रोज लेट आते हो, आज जल्दी आ गए हो तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। चलो अच्छा है, आज हम साथ में थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। ये बोलकर तन्वी किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। रोहित भी उसे बिना जवाब दिए अंदर चला गया और उसने तनु का फोन देखा जो कि स्विच ऑफ था। उसने ऑन किया। कॉल हिस्ट्री में सोमू का नाम देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे अपने शक पर यकीन होने लगा। तन्वी उसके लिए पानी लेकर आती है और गिलास रोहित के हाथ में देती है। वो गिलास लेकर जमीन पर फेंक देता है। तन्वी उसका इतना गुस्सा देखकर कांप जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके रोहित से पूछती है, क्या हुआ रोहित, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाह, एक तो गलती भी करती हो और ऊपर से मासूम बनने का नाटक भी कर रही हो। ताली बजाकर वाह तन्वी वाह,
कहीं सुना था कि खूबसूरत औरत भरोसे के लायक नहीं होती, और आज देख भी लिया। तन्वी आश्चर्य से रोते हुए, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे? मैंने कब तुम्हारा भरोसा तोड़ा है? रोहित, इतनी भी भोली मत बनो। ये तुम्हारा फोन ही सबूत दे रहा है इस बात का। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार तुम्हारा फोन बिजी ही आया, क्योंकि तुम तो लगी हुई थी अपने उस सोमू के साथ। क्या बातें कर रही थी उसके साथ? हाँ बताओ भी, ऐसी भी क्या बातें चल रही थी तुम्हारी, वो भी इतनी लंबी? मेरे बारे में बता रही थी उसे? अरे नहीं, मेरे बारे में क्यों बात करोगी तुम, है ना? उसे और तुम्हें तो अपने ही प्यार के किस्सों से फुर्सत नहीं मिली होगी। नहीं, तन्वी अभी तक रो रही, लेकिन अब उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। वो भी चिल्लाकर बोली, रोहित तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भाई है मेरा। छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रोहित, अच्छा तुम लोग ऐसा कर सकते हो और मैं सोच भी नहीं सकता? और क्या कहा तुमने? भाई है वो तुम्हारा, या कहूँ कि बस दिखाने के लिए भाई है? असल में तो वो तुम्हारा। तन्वी ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, बस रोहित बस, यहीं चुप हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम कुछ ऐसा कह दो जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाऊं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो। ये सब बोलकर तुमने न सिर्फ मेरा बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भी अपमान किया है। अरे बचपन से साथ रही हूँ उसके, राखी बांधती आई हूँ, और भाई बहन आपस में मस्ती नहीं करते क्या? रोते रोते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। आज कितने मन से मैंने तुम्हें मनाने के लिए प्लानिंग की थी, कितना कुछ बनाया था तुम्हारे लिए। हर बार आंखों देखा सच नहीं होता रोहित। तुमने मेरे मोबाइल में सोमू का नाम देखा और तुम्हें लगा घर में दिन के समय में और कोई नहीं होता है, इसलिए माँ ने सोमू के नंबर से मुझे वीडियो कॉल किया था ताकि मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना सकूं, तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। मैं तो तुम्हें सरप्राइज नहीं कर पाई, पर तुमने मुझे शौक जरूर कर दिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। रोहित ये सब कुछ सुनकर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है, पर वो मन में यही सोचता है कि तन्वी अपने आप को बचाने के लिए ये सब बोल रही है। क्या पता जो वो मेरे लिए सरप्राइज की बात कर रही है वो भी उसने पकड़ी ना जाए, इसलिए ही कह रही है, वरना इतने महीनों में तो उसे मेरी पसंद का कभी ख्याल ही नहीं आया। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में हर मर्ज की दवा है पर शक की नहीं। इसलिए रोहित पर तन्वी की कोई बात का असर नहीं हुआ। उसने रात में खुद ही खाना लिया, खाया और सो गया। तन्वी को तो जैसे आज भूख ही मर गई थी। रोहित की चुप्पी को उसने उसका गिल्ट समझा कि शायद उसने जो भी कहा उससे वो शर्मिंदा है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसलिए उसने जैसे तैसे थोड़ा कुछ खाया और सो गई। अगले एक हफ्ते तक यही चलता रहा। दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। न ही तन्वी ने रोहित से कुछ कहा और न ही रोहित ने तन्वी से। पर एक दिन जब तन्वी अपना मोबाइल देख रही थी तब उसे इस तरह टकराया जिससे उसका मोबाइल पानी में गिर गया और खराब हो गया, और उसके बदले में उसे एक सिंपल सा मोबाइल दे दिया। रोहित तन्वी से भले ही कुछ नहीं बोलता था, पर वो अपने मन में कुछ ना कुछ जरूर सोचता रहता और चुपके से तन्वी का फोन भी चेक करता रहता। उसने उसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी कर दी ताकि तन्वी किसी से भी बातें करे तो वो उसे सुन सके, और तन्वी इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन सोनू ने तन्वी को कॉल किया, पर तन्वी ने नहीं उठाया। उसने सोचा अभी कुछ दिन सोनू से बात नहीं करूं तो ठीक है। फिर कुछ देर में तन्वी के बड़े भाई आशीष के नंबर से कॉल आया और तन्वी ने कॉल रिसीव किया। हाँ भैया, कैसे हैं आप? आशीष, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? तन्वी, मैं भी ठीक हूँ भैया। आशीष, अच्छा सुन, ये सोमू किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बोल रहा है। सोमू अपना फॉर्म भर रहा है, तू भी भर दे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तू क्लियर भी कर लेगी। अब देख, तूने मुझे अपने एमबीए के एडमिशन के लिए तो मना कर दिया, पर ये तो तू कर ही ले। तन्वी, पर भैया। आशीष, पर कुछ नहीं, ले तू 1 मिनट सोमू से बात कर, वो तुझे बाकी डिटेल्स बता देगा। और आशीष सोमू को फोन पकड़ा देता है। सोमू, हेलो मोटी, कहाँ है तू? मेरा तो फोन नहीं उठाया तूने। हम मतलब अब तू ऐसे भी भाव खाने लगी है? हाँ तन्वी, ऐसा कुछ नहीं है सोमू भैया। ये बोलने के बाद तन्वी को खुद थोड़ा अजीब लगा और उधर दूसरी तरफ से जोर से हंसने की आवाज आई। सोहम पानी पी रहा था, उसकी हंसी में वो भी बाहर निकल गया, पर उसकी हंसी नहीं रुकी। तन्वी, क्या हुआ?
तू इतना क्यों हंस रहा है? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सोहम, अरे तेरे मुंह से अपने लिए इतना सम्मान तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या कहा तूने? सोमू भैया। और सोहम को फिर से जोर से हंसी आ जाती है। तन्वी, चुप हो जा सोमू के बच्चे, तुझे तो ऐसे ही बुलाना चाहिए। सोचा था बड़ा है थोड़ा सम्मान ही कर लो, पर नहीं, तुझे तो मेरी मजाक ही उड़ानी है। सोहम, हाँ अब लग रही है ना तू कि ये तू ही है, वरना तो लग रहा था किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़, मैं इस एग्जाम के लिए तेरा भी फॉर्म भर रहा हूँ। आधी डिटेल्स तो मुझे भुआ ने दे दी है, थोड़ी बहुत जो बची है वो तू बता दे। इसके लिए तुझे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। तन्वी, पर सोमू, मैं रोहित को तो पूछ लूं एक बार। सोहम, देख मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ, तू शाम में उसको बता देना। एग्जाम तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ में होगी। तन्वी सोहम से बात करके फोन रख देती है और सोचने लगती है कि रोहित को कैसे बताएगी। फिर वो सोचती है कि रोहित ने उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस साल ड्रॉप करने के लिए कहा था, बट इस एग्जाम में तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही लग रही है, इसलिए उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज रात को खाने के बाद बात करूंगी उससे। शाम को रोहित ने घर आने पर अपना थोड़ा बहुत कुछ काम किया और मौका मिलते ही तन्वी का फोन चेक करने लगा। फोन में सोहम की एक मिस कॉल देखकर उसने सोहम को मन में गाली दी। फिर तन्वी के बड़े भाई की रिसीव कॉल देखने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगा। सारी बातें सुनने के बाद उसे फिर गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाकर तन्वी को आवाज लगाई, तन्वी तन्वी। तन्वी किचन में काम कर रही थी। रोहित की तेज आवाज सुनकर वो सोचने लगी कि अब इसे क्या हो गया। वो भागकर रोहित के पास आई। क्या हुआ रोहित, तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? रोहित, तुमने मेरे खिलाफ जाकर काम करने की कसम खा ली है क्या? तन्वी आश्चर्य से, अब क्या कर दिया मैंने? रोहित, सच तन्वी, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। जब मैंने तुम्हें इस साल शांति से बैठने को बोला तो फिर अपने उस बोलते हुए रुक गया। तुमने अपने उस सो कॉल्ड भाई को हाँ क्यों कहा फॉर्म भरने के लिए? तन्वी, मैं तुमसे अभी इस बारे में बात करने वाली थी। शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? रोहित, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी गुल खिलाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? और उस कमीने ने भी नया तरीका निकाल लिया तुमसे मिलने के लिए। उसके फोन से फोन नहीं उठाया तो तुम्हारे बड़े भाई के नंबर से कॉल कर लिया, या ये करने के लिए कि तुमने ही उसको बोला ताकि कोई सबूत ना रहे और तुम मुझे बेवकूफ बना सको। तन्वी के तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे ये सब सुनकर। समझ ही नहीं पा रही थी कि रोहित क्या बोल रहा है। सांस तेज चलने लगी। बोलना बहुत कुछ चाह रही थी पर मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। कई बार जब इंसान को किसी चीज का शौक लगता है तब गुस्सा तो आता है पर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वही हाल तन्वी का था। उसे लगा था रोहित इसलिए चुप है क्योंकि शायद उसे अपनी उस दिन की कही बात पर पछतावा है, पर अभी तो वो रोहित का एक अलग ही रूप देख रही थी। फिर भी हाँफती आवाज में बोली, इसका मतलब तुम मेरी जासूसी करते हो? रोहित, एक पति का अपनी पत्नी पर नजर रखना जासूसी नहीं कहलाता है, और खासकर जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो तो नजर रखना जरूरी हो जाता है। अभी अगर मैं तुम्हारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट नहीं करता तो तुम्हारी ये करतूतें मुझे कैसे पता चलती? तन्वी, बस करो रोहित, अब बस करो, और कुछ सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो। मैं उस एग्जाम का तुम्हें अभी बताने ही वाली थी। आशीष भैया चाहते थे कि मैं ये करूं, इसलिए मैंने हाँ कहा क्योंकि तुमने मुझे। रोहित ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे तुम्हारी ये फालतू की कहानियां नहीं सुननी है। सच क्या है वो मैं सुन चुका हूँ, अब तुम सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये एग्जाम दो, और ये क्या कोई और भी एग्जाम दो। अब तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुमने तो कहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर। रोहित गुस्से में, अभी जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हें आगे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी पढ़कर करोगी क्या? मुझे तुमसे कोई जॉब तो करवानी है नहीं, इसलिए अपनी माँ को फोन करके बोल देना, वो तुम्हारे उस यार को मना कर देगी। और ये अपनी रोने धोने की नौटंकी बंद करो अब। तन्वी रोते हुए, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है तुम वो रोहित हो ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? रोहित, लगता है आज तुम जी भरकर रोना ही चाहती हो, तो ठीक है रो ही लो। मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम किसी को देखो या कोई तुम्हें देखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ही जब वो लड़का तुम्हें देखने आया था तो मैंने तुम्हें उसकी तरफ देखने से मना किया था। तुम्हारा फोन भी इसीलिए चालू नहीं करवाना चाहता
था, पर तुम नहीं मानी। याद है उस दिन तुमने वीडियो कॉल किया था अपने फोन से, मुझे पता है उस दिन भी तुमने अपने उस सोमू को ही किया होगा और मुझे अपनी माँ की कहानी सुना दी। इसलिए 2 दिन बाद मैंने तुम्हारा फोन पानी में गिरा दिया और ये कीपैड फोन दे दिया ताकि अगली बार तुम्हें मुझे धोखा देने का मौका ना मिले। अब समझी, तुम चाहो भी तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी ये खूबसूरती और तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इसलिए आज के बाद कुछ भी करने से पहले सोच लेना। तन्वी, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी और तुमसे झूठ भी क्यों बोलूंगी? तुम ये सब क्यों कर रहे हो रोहित? ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तन्वी का रोना रुक ही नहीं रहा है। रोहित, अरे क्यों? कैसे धोखा नहीं दे सकती तुम मुझे? और झूठ तो तुम बोलती ही आ रही हो मुझे। अपने यार को अपना भाई बताती हो। शादी से पहले मुझसे मिलने आती थी, तब अपने घर वालों को झूठ बोलकर ही तो आती थी ना। झूठ बोलना और धोखा देना तो तुम्हारी आदत है। रोहित ने तन्वी से कहा, जब वो उसके लिए अपने घर वालों को धोखा दे सकती है तो किसी और के लिए उसे क्यों नहीं दे सकती? मैंने अगर अपने घर वालों से झूठ बोला था तो वह सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम उसे धोखे का नाम कैसे दे सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने जो भी किया था तुमसे मिलने के लिए ही किया था। पर अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? रोहित, जो लड़की मेरे लिए अपने घर वालों को झूठ बोल सकती है तो वो किसी और के लिए मुझे धोखा क्यों नहीं दे सकती है? तन्वी, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुके तुम। अच्छा हुआ जो तुमने अपने दिमाग की गंदगी एक बार में ही उड़ेल दी। मुझे भी पता चल गया कि मैंने किसी घटिया सोच वाले इंसान से प्यार किया है, जिसकी नजरों में भाई बहन के रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं है। अब तो मुझे तुम्हें कुछ बोलने का या समझाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि समझाया भी उसको जाता है जो समझना चाहता हो। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है मैं पत्थर से अपना सर फोड़ रही हूँ। रोहित ने तन्वी का नाम गुस्से से तेज आवाज में लिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खबरदार जो मुझसे इस तरह से बात की तो, और अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाने से पहले ही निकाल दो। वैसे भी मुझे छोड़कर तुम जाओगी कहाँ? अपने घर तो जाने से तो रही, क्योंकि उनके खिलाफ जाकर शादी की है तुमने। अब किस मुंह से जाओगी वहाँ? और अगर फिर भी तुम नहीं मानी, तब मैं सारी दुनिया और समाज में चीख चीख कर बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। और मैं साबित भी कर दूंगा, जिससे तुम तो बदनाम होगी ही, पर तुम्हारा पूरा परिवार भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए याद रखना कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इतना बोलकर रोहित वहां से चला गया। तन्वी जैसे वहीं जम सी गई, अपने गाल पर हाथ रखे। उसके दोनों गाल आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उससे भी ज्यादा ठेस उसके मन को लगी थी। क्या क्या सपने देखे थे उसने? काश ये भी एक बुरा सपना ही होता, पर ये वो हकीकत थी जो उसके लिए असहनीय थी, पर उसको उसी के साथ जीना था। रोहित के साथ वो रहना तो नहीं चाहती थी, पर अपने घर वालों को पहले ही बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। अगर ऐसी कोई बदनामी हुई तो पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं अब उन लोगों को और तकलीफ नहीं दूंगी। तन्वी यही सोचती जा रही थी और रोती जा रही थी। भूख तो उसकी मर ही गई थी और अब नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन से रोहित की दिनचर्या वैसे ही नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर तन्वी का मन और दिमाग दोनों घायल थे। फिर भी एक उम्मीद के साथ कि शायद फिर सब ठीक हो जाए, वो नॉर्मल होने की कोशिश करती रही। समय यूं ही निकल रहा था, पर तन्वी की जिंदगी में चीजें सही होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। अब रोहित को इस बात का डर नहीं रह गया था कि तन्वी उसे छोड़कर जाएगी, इसलिए अच्छे बनने का नाटक करने की उसको जरूरत नहीं लगती थी। अब तो जब उसके मन में जो आता उसे सुना देता, विरोध करती या जवाब देती तो उस पर हाथ भी उठा देता। अब तो उसके शक करने की कोई लिमिट ही नहीं रह गई थी। हर किसी के साथ तन्वी का नाम जोड़ देता। तन्वी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सोचा एक बार रोहित की माँ से बात करती हूँ, शायद उनके समझाने का कुछ असर हो रोहित पर। उसने उसको कॉल करके सारी बातें बताई। सुनकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने तन्वी को हिम्मत भी दी और रोहित से सारी बात भी की, पर इसका भी उल्टा ही असर हुआ। इस बात का गुस्सा भी तन्वी पर ही निकला। तन्वी ने अब हार मान ली। थोड़ा बहुत कुछ ठीक होने की उम्मीद थी, वो भी अब टूट चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने में ही रहने लगी, ना किसी से मिलना ना बात करना। उसके घर पर भी थोड़ी बहुत बात करती, फिर काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। उनसे मिलने जाना भी कभी कभार ही हो पाता था, वो भी रोहित इसलिए ले जाता था कहीं उन लोगों को उस पर कोई शक ना हो जाए। वहाँ भी वो सामने ही होता, इसलिए तन्वी भी खुश होने की एक्टिंग कर लेती थी। उसकी आंखों के आंसू भी रो रो कर सूख चुके थे। रोहित के आसपास होने
उसके छूने से भी उसे घिन सी हो गई थी। रोहित वैसे तो तन्वी को कहीं लेकर आता जाता नहीं था, पर एक दिन उसके बॉस के घर पार्टी थी और सभी को अपनी फैमिली के साथ ही जाना था। इसलिए उसने तन्वी से कहा, आज हमें मेरे बॉस के यहाँ पार्टी में जाना है, तुम शाम को रेडी हो जाना। और सुनो, ज्यादा लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है, कुछ ढंग का पहनकर थोड़ा बहुत तैयार हो जाना। तन्वी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाती थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो गई। शाम में उसने लाइट येलो कलर की साड़ी पहनकर बालों को बना लिया और बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। वो कहते हैं ना कि सादगी में सुंदरता और निखर जाती है, इसलिए बिना मेकअप की वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब उसे अपनी ये खूबसूरती दुश्मन सी लगने लगी थी। रोहित उसे पार्टी में लेकर गया, तन्वी को सबसे मिलवाया। सभी ने उससे तन्वी की तारीफ भी की और कोई भी होता तो शायद खुश होता, पर तारीफ सुनकर तन्वी की घबराहट बढ़ रही थी कि पता नहीं अब घर जाकर क्या करेगा। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और थोड़ा सा कट उसके हाथ में भी लग गया। हाथ में खून देखकर एक बंदे ने, जो कि उस समय वहीं खड़ा था और रोहित के ऑफिस में ही काम करता था, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे भाभी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? तन्वी ने अपना हाथ तुरंत उससे छुड़ाकर कहा, नहीं भैया, सब ठीक है, और वो वहां से चली गई। लेकिन उसका डर और बढ़ गया था, क्योंकि रोहित ने ये सब देख लिया था। वहां तो वो उसके साथ बड़े ही अच्छे से पेश आया, लेकिन घर आकर उसने तन्वी को फिर से वही सब कहना शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा लगा होगा ना तुम्हें जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तब तो अच्छा नहीं लगता है तुम्हें? बोलो। तन्वी, बस करो रोहित, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें क्या मैं इतनी गई गुजरी लगती हूँ? जब देखो तब मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ देते हो, कभी ऑटो वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कोई, और आज अपने ऑफिस वाले के साथ, जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। समझते क्या हो तुम मुझे? तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब भी तुम इस तरह की बातें करते हो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब बख्श दो मुझे, प्लीज अब बख्श दो। उसे फिर रोना आ गया। उसको रोते हुए देखकर उसने तन्वी के आंसुओं को पोंछा और बड़े प्यार से कहा, चलो अब नहीं कहूंगा कुछ। अच्छा जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तन्वी को रोहित का ये व्यवहार देखकर थोड़ा अजीब लगा। सोचने लगी, अब क्या करने वाला है ये, पर वो उसके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।